Assalamu alaikum everyone. So once again, welcome to Dawn Editorial Analysis here with me. So यहाँ पे जैसे कि आप लोग ने पिछले भी सेशंस देखे होंगे उसमें our focus is on grammar, vocabulary, phrasal verbs, idioms, expressions जिस तरह से यूज़ हुए हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होता है. बट बिफोर वी स्टार्ट एक जल्दी से एक लाइक कर देना ताकि सो दैट आई नो कि you guys are liking this, you guys are learning from this. So let's start. So आज का जो आर्टिकल है दैट इज़ मर्करी राइजिंग और उसमें वो बात करता है किस चीज़ के बारे में वो अभी हम देखेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल और उसको हम देखते हैं. बट बिफोर वी डू दैट हम वोकेबलरी के ऊपर आ जाते हैं कि जो इस एडिटोरियल के अंदर वर्ड्स वगैरह यूज़ हुए हुए हैं उनको हम सही तरह से जानने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कंड्यूसिव. नाउ कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव होता है आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट किसी चीज़ के लिए बनाना ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो वहाँ पे फल फूल सके. उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है कंड्यूसिव. मेक अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, उसको हम कहते हैं कंड्यूसिव. और फिर हमारे पास उसके लिए कुछ सिनोनिम्स आते हैं. सिनोनिम्स क्या होते हैं? हमारे पास फेवरेबल, एडवांटेजियस, राइट, जिस चीज़ का कोई फ़ायदा हो, एडवांटेज से निकला हुआ है ये, बेनिफिशियल, राइट, के और इसके साथ एक और भी लफ्ज़ यूज़ कर लो, प्रॉफिटेबल, राइट. सो ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं कि वो ऐसा एनवायरनमेंट बना लेना किसी चीज़ के लिए जो कि उसके लिए अच्छा हो, फल फूल सके, उसमें ग्रो कर सके, उसमें उसको फ़ायदा हो सके. एंड देन वी हैव एंटोनिम्स. एंटोनिम्स अनफेवरेबल, हिंडरिंग, ये निकला हुआ है हिंडर करने से. हिंडर किसको कहते हैं? ब्लॉक करने से, ब्लॉक करने को. एंड देन वी हैव ऑब्स्ट्रक्टिव, ये निकला हुआ है वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट से. ऑब्स्ट्रक्ट किसको कहते हैं? किसी चीज़ को, किसी चीज़ में अमल दखल करना, किसी चीज़ में रुकावटें डालना, ऑब्स्ट्रक्टिव, राइट. सेंटेंस यूजेज देखते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए. द क्वाइट इन्वायरमेंट, जो चुपचाप खामोशी वाला इन्वायरमेंट था, वॉज कंड्यूसिव टू स्टडीइंग, राइट. सो कंड्यूसिव था पढ़ने लिखने के लिए. दैट इन्वायरमेंट वॉज कंड्यूसिव. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिक्लूडिंग. नाउ प्रिक्लूडिंग ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा लफ्ज़ है. इसको स्टार्ट करें अपना राइटिंग के अंदर यूज़ करना, इसको स्टार्ट करें. प्रिवेंटिंग फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा कोई चीज़ जो कि किसी काम को, अभी हमने कंड्यूसिव देखा था, ये उसका एंटोनिम भी है, राइट. ये उसका एंटोनिम है. कंड्यूसिव था किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ के लिए एक अट्रैक्टिव फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना. प्रिक्लूडिंग क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना प्रोग्रेस करने से, राइट. सो इसके सिनोनिम्स देखते हैं. प्रिवेंटिंग, हिंडरिंग, यू सी अभी हमने वहाँ पे कंड्यूसिव के एंटोनिम्स में हिंडरिंग देखा था. स्टॉपिंग, सो दीज आर दी सिनोनिम्स. एंड देन वी हैव दी एंटोनिम्स जिसके अंदर अलाउइंग, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव भी लिख लेना यहाँ पे, कंड्यूसिव, राइट. सो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं. ठीक हो गया. इनेबलिंग, इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपने सुना होगा. इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. यूजेज इसका देखते हैं. हिज इंजरी, कि उसकी जो इंजरी थी, प्रिक्लूडेड हिम, राइट. सो प्रिक्लूड कि उसने उसके रास्ते में रुकावट पैदा की फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दी रेस. जैसे एक लफ्ज़ होता है ना इंक्लूड. इंक्लूड का क्या मतलब होता है? इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ की शमूलियत होना किसी चीज़ में, राइट. इंक्लूड. प्रीक्लूड होता है कि आप उस चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि रुकावट पैदा करे आपकी प्रोग्रेस में. ठीक हो गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ल्यू. स्ल्यू क्या होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर और अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, जिसके लिए आपने राइटिंग में देखा होगा इस तरह के मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, राइट, इस तरह के लफ्ज़. अबंडेंस, ढेर सा, मतलब बहुत सारे एक नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ल्यू, राइट. इसके एंटोनिम्स देखते हैं. स्कार्सिटी, राइट, जिस चीज़ की बहुत किल्लत होती है, स्कार्सिटी. लैक, कोई चीज़ ना हो, राइट. डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, राइट, आपने इस तरह से सुना होगा. सो एक होता है स्लू, एक होता है लैक ऑफ समथिंग, एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग. अबंडेंस ऑफ समथिंग इज द synonym of slew. Usage देखते हैं. The new policy led to a slew of complaints, right. कि कंप्लेंट, ढेर सारी कंप्लेंट्स को उसने जन्म दिया, राइट. इसी तरह से हमारे पास अगला वर्ड इज़ ओडियस. ये बाय द वे दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स. आपका बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका हुआ है. सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ भी जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो, बहुत ज़्यादा
रिपग्नेंट हो, रिपल्सिव हो, जो चीज़ देख के आपको एक तरह से कह लें कि आपको घिन आना शुरू हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओडियस, राइट। सिनोनिम्स देखते हैं, हेटफुल, रिपग्नेंट वंस अगेन ये भी बहुत बार रिपीट हुआ वर्ड है। रिपग्नेंट का भी मतलब होता है जो बहुत रिपल्सिव हो, जो बहुत बिल्कुल किसी को नापसंद चीज़ जो होती है वो, उसको हम रिपग्नेंट कहते हैं। एभर, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एभर का क्या मतलब होता है? एभर का मतलब होता है हेट करना किसी चीज़ को, राइट, हेट करना। सो एभरेंट क्या होगा? एभर इज़ अ वर्ब और उसका जो एडजेक्टिव है दैट इज़ एभरेंट। एभरेंट कहते हैं किस चीज़ को? जो कि लोग उसको अवॉइड करते हो, उसको नापसंद करते हो। और फिर इसके एंटोनिम्स देखते हैं। सो एक चीज़ एभरेंट है, एक चीज़ ओडियस है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा वो चीज़ जो कि प्लेजेंट है, जिसको लोग देखना चाहें, सुनना चाहें, राइट। देन वी हैव डिलाइटफुल, चार्मिंग पर्सनैलिटीज़ भी आपने देखा होगा। सो ऑल ऑफ दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ ओडियस। फिर हमारे पास यूजेज देखते हैं इसका। सो द यूजेज इज द ओडियस क्राइम, वो घिनौना क्राइम, राइट। सो घिनौना इज द राइट उर्दू वर्ड फॉर दिस, घिनौना, के वो घिनौना क्राइम शॉक्ड द एंटायर कम्युनिटी। ठीक हो गया, ओडियस। सो आई होप इट्स क्लियर। अब अगले वर्ड पे चलते हैं विच इज़ डेफेमेशन। अब जैसे इसने पुरानी लास्ट वीडियो देखी भी होगी एडिटोरियल एनालिसिस की, उसके ऊपर पूरा जो वो था एडिटोरियल था वो डेफेमेशन के ऊपर बेस्ड था। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डीफेम एक होता है आपका फेम किसको कहते हैं? जैसे सेलिब्रिटीज़ की फेम होती है, फेमस होते हैं वो। डीफेम क्या? किसी को बदनाम करना, ये वर्ब है, उसका जो नाउन होगा वो क्या है? डेफेमेशन, राइट। TION लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज अ नाउन, राइट। सो द एक्ट ऑफ डैमेजिंग द गुड, किसी की अच्छी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए हमने देखा था कि ये डेफेमेशन कहते हैं उसको, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। स्लैंडर, लाइबल, इसके डिफरेंस मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ये लास्ट एडिटोरियल में हमने देखा था द डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर, ठीक है, वो हमने देखा था, तो उसको प्लीज़ आप लोग करना। एंड देन वी हैव विलिफिकेशन, राइट। विलिफिकेशन भी हमने देखा था कि वो चीज़ जो कि आपका डिफेम करता है किसी चीज़ को, राइट, किसी बदनामी को कहते हैं विलिफाई लफ्ज़ से निकला है विलिफाई। जैसे विलन होता है ना, विलन क्या होता है? बदनाम ही करता है ना अपने घर वालों के नाम को। सो विलिफाई बेसिकली कहते हैं उस एक्ट को जो कि एक विलन करता है अपने घर वालों को बदनाम करने में। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। प्रेज, कमेंडेशन निकला हुआ है कमेंट से। और आपने एक और भी लफ्ज़ सुना होगा रिकमेंडेशन, राइट। रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है? रिकमेंडेशन, किसी ने किसी को रिकमेंड कर दिया, राइट। सो कमेंट मतलब तारीफ़ करना, किसी को प्रेज करना। फ्लैटरी थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, उसकी थोड़ी सी वो करना, वो जिसको कहते हैं ना बूट पॉलिश करना, राइट। सो फ्लैटरी उसको कहते हैं कि आप किसी की तारीफ़ करते हैं, यू डोंट रियली रिस्पेक्ट और रिगार्ड दैट पर्सन, बट आप उसके मुंह पे तारीफ़ करते हैं, उसको फ्लैटरी कहते हैं। एंड देन यूजेज देखते हैं डेफेमेशन का। द सेलिब्रिटी सूड द मैगजीन फॉर डेफेमेशन, कि उस मैगजीन ने उसको डिफेम किया था, तो उसने कहा कि इसको डेफेमेशन के लिए सू कर लेते हैं, केस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास मिसचीफ किसको कहते हैं? मिसचीफ कहते हैं शरारत को, राइट। जैसे बच्चे होते हैं मिसचीफ्स करते हैं, शरारत, राइट। सो प्लेफुल मिसबिहेवियर और ट्रबल मेकिंग, वो जो बच्चे होते हैं ना आपस में लगे हुए होते हैं, मिसचीफ्स कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, उसको बेसिकली मिसचीफ कहते हैं। और मिसचीफ यूजुअली जो यूज़ होता है ना वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव उसके अंदर यूज़ होता है कि प्लेफुल तरीके से जो एक मुसीबत खड़ी करना, उसको मिसचीफ कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। जैसे नॉटीनेस, मिसबिहेवियर, प्रैंकिशनेस, राइट। प्रैंकिशनेस निकला हुआ है प्रैंक से, राइट। प्रैंक करते हो ना आप लोग, तो वो उसके लिए प्रैंकिशनेस, शरारत करना, स्टूपिड सी सिली से तरीके से, राइट। एंड देन वी हैव एंटोनिम्स इसके क्या है? ओबीडियंस, कंप्लायंस, डेकोरम, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर कि आप डेकोरम किसको कहते हैं? डेकोरम कहते हैं कि किसी जगह का एहतराम करना। मिसचीफ कहते हैं उस चीज़ को किसी का एहतराम ना करते हुए शरारत करना, राइट। सो इसका यूजेज देखते हैं। द यूजेज इज द चाइल्ड्स मिसचीफ केप्ट द बेबी सिटर ऑन हर टोज, राइट। तो ये एक वो भी नोट कर लो, कीप समबडी ऑन देयर टोज, उसका मतलब क्या होता है कि उसको बिल्कुल अलर्ट रखना, राइट। सो ये एक ईडियम भी अपने पास
नोट डाउन कर लो। ठीक हो गया एवरीवन। आगे चलते हैं। अगला वर्ड इज़ प्रोपेगेंडा। ये लफ्ज़ तो आपने बहुत सारा बार सुना हुआ होगा। सो प्रोपेगेंडा क्या होता है? आपका बेसिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन जो लोगों को मिसलीड करती है, लोगों को एक ख़ास किस्म की बिलीव्स पे उनको आमादा करती है और उनको बेसिकली एक इंफॉर्मेशन ऐसे फॉर्म में, ऐसे शेप में देती है कि उससे उनका जो ओपिनियन हो, उससे उनका जो परसेप्शन हो वो चेंज हो जाए, राइट। सो प्रोपेगेंडा, इसके लिए सिनोनिम्स देखते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन, राइट। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, इन दोनों के अंदर देयर इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन देखी कि वो फैक्ट्स गलत तरीके से कोट हुए हुए थे, राइट, गलती हुई हुई थी किसी से, तो उसने इन्फॉर्मेशन देते हुए गलती कर ली थी, राइट। डिसइंफॉर्मेशन क्या होता है? डिसइंफॉर्मेशन होता है बेसिकली जब आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा, इसीलिए डिसइंफॉर्मेशन इज द सिनोनिम ऑफ प्रोपेगेंडा। एंड देन वी हैव न्यूज़ स्पीक। ये एक वर्ड अपने पास नोट डाउन कर लो। न्यूज़ स्पीक बेसिकली कहते हैं उस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करना, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना कि लोग आमादा हो जाएं कि यार ये तो लगता है ये सही बात हो रही है, राइट। सो उसके लिए जैसे पॉलिटिशियंस यूज़ न्यूज़ स्पीक टू चेंज द नैरेटिव, राइट। सो ये अपने पास वर्ड नोट डाउन कर लो। न्यूज़ स्पीक होता है व्हेन यू यूज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ नैरेटिव, अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स to change the belief. And then we have indoctrination. ये लफ्ज़ निकला हुआ है डॉक्ट्राइन से, राइट। डॉक्ट्राइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स। इंडॉक्ट्रिनेशन किसको कहते हैं? इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं किसी को आमादा करना एक ख़ास किस्म के बिलीव्स को बिलीव करने पे, राइट। तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ सिनोनिम, अ क्लोज सिनोनिम ऑफ प्रोपेगेंडा, इंडॉक्ट्रिनेशन। ठीक है, डॉक्ट्राइन से निकला हुआ है, अ सेट ऑफ बिलीव्स, किसी को आमादा करना है एक सेट ऑफ बिलीव्स के ऊपर। एंटोनिम्स देखते हैं। प्रोपेगेंडा का एंटोनिम क्या होगा? ट्रूथ, हकीकत जो होती है, राइट। फैक्ट्स, रियलिटी, ऑल ऑफ दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ प्रोपेगेंडा। सेंटेंस यूजेज देखते हैं। द गवर्नमेंट यूज प्रोपेगेंडा टू स्वे पब्लिक ओपिनियन, कि गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा यूज़ किया कि लोगों का ओपिनियन जो है उसको स्वे किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके, राइट एवरीवन। Then we have the next word which is insight. ये अब बहुत ज़्यादा आपको बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह पे आपको नज़र आएगा। इंसाइट का मतलब क्या होता है? किसी को आमादा करना इस चीज़ पे कि यार चलो यार ये काम करते हैं। और यूजुअली ये यूज़ होता है इन अ नेगेटिव, विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन। क्या मतलब है? कि आप किसी को आमादा करते हैं किसी गलत काम के लिए, राइट। तो उसके लिए हम कहते हैं इंसाइट। और यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब भी अपने पास, स्टिर अप भी अपने पास नोट डाउन कर लो। स्टिर अप भी कहते हैं बेसिकली किसी को इंसाइट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, यू सी। एंड दिस इज़ बाय द वे अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंस्टिगेट। किसी को ऐसे उसको वो करना, स्टिमुलस देना, उसको ऐसा आमादा करना कि वो कोई गलत काम करने पे मजबूर हो जाए। इसी तरह से भी है प्रोवोक। प्रोवोक भी कहते हैं। प्रोवोकेशन भी आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ होगा। प्रोवोकेशन इज़ द नाउन फॉर दिस वर्ड प्रोवोक। प्रोवोकेशन किसको कहते हैं? किसी को वो करना, टेम्प्ट करना भी। टेम्प्ट इज़ ऑल्सो द सिनोनिम। किसी को टेम्प्ट करने को हम क्या कहते हैं? प्रोवोक करना, राइट। और एंड देन वी ऑल्सो हैव अ वर्ड फोमेंट, FOMENT। ठीक हो गया। सो ऑल ऑफ दीज आर। फोमेंट भी किसको कहते हैं? किसी को आमादा करना किसी गलत काम के ऊपर। ठीक हो गया। देन वी हैव द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसको देखो, पहला वर्ड है डिसुएड। डिसुएड, ये बाय द वे दिस इज ऑल्सो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ वर्ड है, डिसुएड। एक आपने लफ्ज़ सुना होगा परसुएड, परसुएड, राइट। परसुएड का क्या मतलब होता है? ये हम यूज़ करते हैं इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को परसुएड किया कि वो लिखें रोज़ाना की बेसिस पर, परसुएड किया किसी अच्छे काम के लिए। डिसुएड क्या होता है? डिसुएड होता है बेसिकली किसी को वो करना कि वो ना करे वो वाला काम, राइट। सो उसको परसुएड का ऑपोजिट है कि उसको रोकना किसी काम से, उसके रास्ते में थोड़ा सा रुकावट पैदा करना, डिस्करेज समबडी, उसको हम डिसुएड कहते हैं। ठीक है। एंड देन वी हैव सप्रेस, किसी चीज़ को सप्रेस करना इंसाइट करने के
ऑपोजिट है. एंड देन सेंटेंस यूजेज एज यूजुअल, द लीडर्स स्पीच वाज इंटेंडेड टू इंसाइट द क्राउड टू प्रोटेस्ट. के क्राउड को वो करना, इस तरह से वो करना कि वो प्रोटेस्ट करने पे वो हो जाए, राज़ी हो जाए. ठीक हो गया. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इनकलकेट. इनकलकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किसी क्वालिटी को इंस्टिल करना किसी के अंदर, राइट. इंस्टिल एन एटीट्यूड, आइडिया और हैबिट. इनकलकेट उसको कहते हैं बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन. क्या आप बार बार किसी को कहते हैं या आप अपने अंदर कोई क्वालिटी को, कोई एटीट्यूड को, पॉजिटिविटी को, ऑप्टिमिज्म को आप इनकलकेट करते हैं. उसका मतलब है कि आपने उसको अपने अंदर बिल्कुल वो कर दिया है. यू मेड इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड देन सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? इंस्टिल करना, इम्प्लांट करना, राइट. इम्प्लांट भी कहते हैं बिल्कुल उसको अपने टू मेक अ पार्ट ऑफ समथिंग. इम्प्लांट. इंडोक्ट्रिनेट, राइट. अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था इंडोक्ट्रिनेशन, कि वो किससे निकला हुआ है? डॉक्ट्राइन से, राइट. और इंडोक्ट्रिनेशन का क्या मतलब होता था? इंडोक्ट्रिनेशन किसी को एक ख़ास सेट ऑफ बिलीव्स पे आमादा करना, राइट. इंडोक्ट्रिनेशन. तो इसका वर्ब क्या है? इंडोक्ट्रिनेट. किसी को आमादा करना, किसी के अंदर एक ख़ास सेट ऑफ बिलीव्स, एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड वो लाना इंडोक्ट्रिनेट वर्ब है. ठीक है. एंड देन वी हैव एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या है यहाँ पे? इरेडिकेट. इरेडिकेट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को किसी में से बाहर निकाल देना. जैसे इनकलकेट था, कोई क्वालिटी अपने अंदर डालना. इरेडिकेट, जैसे पोलियो हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम मैनी कंट्रीज, राइट. सो इरेडिकेट जैसे बाहर निकाल के फेंक दिया. रिमूव, निगलेक्ट, दीज आर दी एंटोनिम्स फॉर इनकलकेट. सेंटेंस यूजेज देखते हैं क्या कहता है. वो कहता है कि यार टीचर्स एम टू इनकलकेट अ लव ऑफ लर्निंग इन देयर स्टूडेंट्स. कि टीचर्स इनकलकेट करते हैं एक लव ऑफ लर्निंग इन देयर स्टूडेंट्स. अगला वर्ड देखते हैं बच्चा. अगला वर्ड है हमारे पास एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेट का क्या मतलब होता है? एंटिसिपेट का बेसिकली मतलब होता है जैसे आप कोई चीज़ को वो कर लें, फोरसी कर लें, आपको वो पहले से पता लग जाए. फोरसी, राइट. आपको वो आपने एंटिसिपेट किया हो, आपने गेस किया हुआ हो, राइट. गेस किया हुआ हो, लेकिन ये थोड़ा सा एजुकेटेड गेस होता है, बिल्कुल तुक्के वाला गेस नहीं होता. ठीक है. सो सिनोनिम्स देखते हैं. एक्सपेक्टेड, राइट. आपने किसी चीज़ को एक्सपेक्ट किया हो, प्रेडिक्ट किया हो, फोरसी किया हो. सो वो हम कहते हैं उसके लिए एंटिसिपेट करना किसी को. एंड देन वी हैव एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग और अनफोर्सीन, राइट. कि जो चीज़ आपके बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा. एंड देन वी हैव द यूजेज. यूजेज इज बेसिकली द एंटिसिपेटेड इवेंट अट्रैक्टेड अ लार्ज क्राउड. ठीक है. वो जो इवेंट होना था तो उसकी एंटिसिपेशन ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर लिया. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कन्फ्रंटेशन. ये किस लफ्ज़ से निकला हुआ है? कन्फ्रंट करने से. कन्फ्रंट किसको कहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा, हम लोग कहते हैं उसने अपने टीचर को कन्फ्रंट कर लिया. ओहो, उसने अपने वालिद साहब को कन्फ्रंट कर लिया. कन्फ्रंट बेसिकली कहते हैं कि एक मद्दे मुकाबल किसी के खड़े हो जाना उसको बेसिकली, और थोड़ा सा इन अ रूड वे, राइट. एक हॉस्टाइल या एक आर्गुमेंटेटिव मीटिंग हो, एक आर्गुमेंटेटिव तरीके से किसी से आर्ग्यूमेंट करना, राइट. उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कन्फ्रंटेशन, राइट. और सिनोनिम्स इसके देखते हैं. कॉन्फ्लिक्ट, जैसे दो लोग की लड़ाई हो, दो नेशंस की लड़ाई हो. कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, इनकाउंटर. इनकाउंटर आपने देखा होगा, इनकाउंटर पुलिस इनकाउंटर करती है, सो वो कन्फ्रंट करती है ना उन लोगों को. कन्फ्रंटेशन होती है बिटवीन द पुलिस एंड द क्रिमिनल्स. और फिर आपका एंटोनिम्स. एंटोनिम्स कन्फ्रंटेशन होती है, एक तू मैं चल रही है, और एक और इसका एंटोनिम क्या होगा? अग्रीमेंट. कि दोनों ने कहा यार बिल्कुल सही. हार्मनी. हार्मनी भी निकला हुआ है आपका हारमोनियस से. हारमोनियस क्या होता है? जो बिल्कुल साथ साथ चलने वाले, कोई बिल्कुल स्मूथ सब कुछ हो. अकॉर्ड निकला हुआ है. अकॉर्ड भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट एडिटोरियल एनालिसिस में. इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, राइट. अकॉर्ड, अग्री करना किसी से. एंड देन यूजेज देखते हैं इसका. द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू राइवल्स एंडेड इन अ फाइट. कि उनके अंदर कन्फ्रंटेशन जो हुई वो क्या हुआ? उसने लड़ाई ही करवानी थी. रेज्ड.
रेस्ट किसको कहते हैं? एक लफ्ज़ होता है इरेज, इस तरह से आपको ये बेहतर तरीके से रिटेन रहेगा ये लफ्ज़। इरेज क्या होता है? जैसे इरेजर होता था बचपन में, रबर, राइट? सो इरेज करता था, वो मिटाता था। रेस्ट क्या होता है? जो जेड वाला होता है वो होता है बेसिकली जो सफ़ाए हस्ती से किसी को मिटा देना, राइट? किसी को डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक हो गया? सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिमोलिश्ड। सिनोनिम्स लेवल्ड, कि बिल्कुल जैसे बिल्डिंग को गिराते हैं ना, बिल्कुल एक लेवल में ले आते हैं। डिस्ट्रॉयड, सो ऑल ऑफ दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ रेस्ड। एंड देन वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का एक होगा बिल्ड करना, कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड, ऑल ऑफ दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ रेस्ड। ठीक है, यूजेज देखते हैं। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू मेक वे फॉर अ न्यू मॉल। वो अक्सर आपने देखा होगा ना, शहरी इलाकों में वो पुरानी एक बिल्डिंग होती है, रेस कर देते हैं उसको ताकि वहाँ पे एक 10 मंजिला 20 मंजिला कोई बिल्डिंग खड़ी की जाए, राइट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट क्या होता है? आप लोग ने उर्दू में देखा होगा, तजावुज़ात जिसको कहते हैं, कब्जे जिन्होंने किए हुए होते हैं, राइट? तजावुज़ात। इंट्रूजन, ये लफ्ज़ अपने पास नोट कर लो। इंट्रूजन ऑन अ पर्सनस टेरिटरी, राइट्स, कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर इंट्रूड करना, इंट्रूड से निकला हुआ ये, उसको हम क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट। और इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा एनक्रोच। ठीक है, एनक्रोच। एनक्रोच का क्या मतलब होगा? किसी जगह पे कब्जा कर लेना। जैसे आपने देखा होगा एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट वो होती हैं, ड्राइव्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो सड़क के पास लोगों ने पार्किंग बनाई हुई होती है, किसी ने फ्रूट के ठेले लगे हुए होते हैं, राइट? सो उसको एंटी एनक्रोचमेंट, क्योंकि उन्होंने तजावुज़ात किए हुए होते हैं, कब्ज़ा किया हुआ होता है, एक तरह से इंट्रूजन की हुई होती है। इंट्रूजन, इन्वेजन, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट आपका यूजुअली यूज़ होता है फॉर राइट्स, किसी के राइट्स को पामाल करने के लिए, उसके लिए यूजुअली आपका इन्फ्रिंजमेंट यूज़ होता है। और इंक्रोचमेंट बेसिकली आपका एक लैंड का भी हो सकता है, राइट्स का भी हो सकता है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी हो सकता है। सो इन्फ्रिंजमेंट आपका यूजुअली यूज़ होता है विद किसी के राइट्स को वो करना, इन्फ्रिंज करते हैं। एंड देन वी हैव द एंटोनिम्स। विड्रॉल, रिट्रीट। रिट्रीट कहते हैं पीछे हट जाना, विड्रॉल भी कहते हैं पीछे हट जाना, कब्ज़ा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, रिट्रीट कर लिया। जैसे जंग में अक्सर आपने देखा होगा, वॉर के अंदर रिट्रीट करते हैं पीछे हटने को। एंड कंसेशन, के जब दो लोग के बीच में कोई मामला होता है तो वो कंसेशन करते हैं आपस में, वो अपनी टर्म्स को थोड़ा सा ढील दे देते हैं ताकि मामलात सुधर जाएं। एंड देन वी हैव यूजेज। द न्यू लॉ इज सीन एज एन इंक्रोचमेंट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक हो गया। अगला वर्ड देखते हैं विच इज़ इंसेंस्ड। आज का बाय द वे जो एडिटोरियल है ना, इट्स अ वेरी वेल रिटन एडिटोरियल, और इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ गुड वर्ड्स जो कि हमें मिले सीखने के लिए। सो इंसेंस्ड, इंसेंस्ड क्या होता है? बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, गुस्से से आग बगोला हो जाना, राइट? बिल्कुल जो उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं ना, आग बगोला हो जाना, आग बगोला, उसके लिए हम जो इंग्लिश में लफ्ज़ होता है दैट इज़ इंसेंस्ड। या आप उसके लिए कह सकते हैं फ्यूरियस, आउटरेज्ड, आयरेट, इन्फ्यूरिएटेड, राइट? ये भी आप लोग अपने पास। फ्यूरियस किसको कहते हैं? फ्यूरियस कहते हैं जो थोड़ा सा जो तपा हुआ होता है, गुस्से में होता है। इन्फ्यूरिएटेड क्या होता है कि वो जो फीलिंग के अंदर, वो जो उस वक्त शदीद गुस्से वाली फीलिंग होती है ना, कान गर्म हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन्फ्यूरिएटेड, फ्यूरियस, आउटरेज्ड, आयरेट। आयरेट भी बेसिकली इसी लफ्ज़ को, उसको कहते हैं जिसमें बंदा बिल्कुल गुस्से की फीलिंग में होता है और गुस्से की हालत में होता है। एंड देन वी हैव एंटोनिम्स। तो एक गुस्से वाला बंदा होता है, एक दूसरा कौन सा बंदा होता है? काम बंदा होता है, राइट? एक प्लीज्ड बंदा होता है, कंटेंट बंदा होता है, बिल्कुल खुशबाश, कोई उसको गुस्सा नहीं है, सुकून में, वो अपने मज़े में। ठीक हो गया। यूजेज, शी वॉज इंसेंस्ड बाय द अनफेयर डिसीजन। वो अक्सर होता है ना, बंदा इंसेंस हो जाता है कि यार ये क्या फजूल डिसीजन में प्रमोट नहीं हुआ, राइट? सो शी वॉज इंसेंस्ड बाय द अनफेयर डिसीजन। अगला वर्ड देखते हैं रिमोर्स। रिमोर्स ये हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले सेशन में भी किया था। रिमोर्स कहते हैं बेसिकली रिग्रेट को, राइट? बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिमोर्स, राइट? एंड दिस इज़ ऑल्सो बाय द वे अ नाउन। तो और इसके लिए जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? रिमोर्सफुल,
ठीक है, दिस विल बी द एडजेक्टिव। रिमोर्स, एक डीप रिग्रेट हो किसी चीज़ का, एक कोई गलती आपसे हुई हुई और आपको बाद में होता नहीं है कि बंदा कहता है काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, सो वो एक रिमोर्स होता है। सिनोनिम्स रिग्रेट, गिल्ट, कंट्राइटनेस, राइट। ये कंट्राइट जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कंट्राइट, कंट्राइट किसको कहते हैं? कंट्राइट कहते हैं किसी चीज़ के बारे में अपना इजहार करना, अपने गम का, अपने सौरों का, अपना रिग्रेट का, उसको हम कहते हैं कंट्राइट। कंट्राइटनेस क्या है? ये जैसे हमने कहा था कि ये रिमोर्स एक नाउन है, तो कंट्राइटनेस जो है ये उसका एक नाउन है कंट्राइट का। ठीक हो गया, कंट्राइट। सो कंट्राइटनेस इज दी सिनोनिम ऑफ रिमोर्स। फिर हमारे पास एंटोनिम्स आ जाते हैं। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो चिल होता है बंदा, सेटिस्फाइड होता है, शेमलेस होता है, राइट। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसको रिमोर्स नहीं है, कोई उसको रिग्रेट नहीं है। ही फेल्ट डीप रिमोर्स फॉर हिज हार्श वर्ड्स। ठीक हो गया। अगला वर्ड देखते हैं, कल्पेबिलिटी। ये लास्ट टाइम भी किसी न किसी एडिटोरियल में आया हुआ है, कल्पेबल। कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल होता है बेसिकली रिस्पॉन्स, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो कोई क्राइम के लिए, कोई गलती के लिए, कोई मिस्टेक के लिए, कल्पेबल हम उसको कहते हैं, राइट। तो कल्पेबिलिटी क्या होगी? कल्पेबिलिटी इज़ अ नाउन जो कि क्या हमें बताता है? कल्पेबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग, कोई ब्लेम आपके ऊपर हो, उसको हम कहते हैं कल्पेबिलिटी। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके, ब्लेम, fault, guilt, right? So these are the synonyms for culpability. ठीक है, and then we have the antonyms. Antonyms इसको क्या होंगे? Innocence होगी, blamelessness होगी, righteousness होगी। ठीक है, righteous किसको कहते हैं? जो बिल्कुल परहेजगार होता है, बिल्कुल जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होता, कोई उसने गलत काम नहीं किया हुआ था। And culpability is the responsibility of a certain फॉल्ट या कोई आपने गलती की हुई हो। द जज फाउंड नो एविडेंस ऑफ हर कल्पेबिलिटी, कि उसकी क्राइम की कोई उसको एविडेंस नहीं मिला इन दी क्राइम। ठीक हो गया। अगला हम देखते हैं सिटीजनरी। सिटीजनरी क्या होता है? सिटीजनरी ये आप लोग को बहुत जगह पे ये वर्ड नज़र आएगा, सो इसको समझ लो। इट इज़ बेसिकली द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस या किसी जगह का जो अवाम रहती है वहाँ पे, उसको हम लोग सिटीजनरी कहते हैं। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? पॉपुलेशन, इनहैबिटेंट्स जिन लोगों ने उस जगह को आबाद किया हुआ होता है, रेजिडेंट्स, या एक और भी देख लो पॉपुलेस, राइट। ये भी एक अच्छा वर्ड है, अपने पास नोट डाउन कर लो। पॉपुलेस भी कहते हैं एक ख़ास जगह की आबादी को, वहाँ पे जो बाशिंदे होते हैं उसके लिए बाशिंदे, लिख भी लो अपने पास, बाशिंदे। ठीक हो गया। चलो, एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? फॉरेनर्स होंगे, एलियंस होंगे, आउटसाइडर्स होंगे जो कि उस जगह के नहीं होंगे, बाहर से वो। इंट्रूडर्स भी हो सकते हैं, राइट। इंट्रूड, जिन्होंने इंट्रूड किया वो उस इलाके के नहीं है, उन्होंने इंट्रूड किया, इंक्रोचमेंट की हुई है। सो ऑल ऑफ दीज आर दी एंटोनिम्स। एंड देन यू हैव द यूजेज। द सिटीजनरी इज कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग क्राइम रेट्स। सिटीजनरी कि वो जो पब्लिक है, वो जो वहाँ पे रहने वाले, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के जो मुकीम हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर दी सिनोनिम्स। एंड देन वी हैव इलूसिव। इलूसिव क्या होता है? इलूसिव आपका होता है जिस चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते, डिफ़िकल्ट टू फाइंड होता है, डिफ़िकल्ट टू कैच होता है, राइट। इलूसिव कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, राइट। इलूसिव बिहेवियर्स या डिफ़िकल्ट टू अचीव। एक सिनोनिम्स इसकी इवेसिव, राइट। इवेसिव का भी मतलब ये होता है कि जो आपकी पकड़ में ना आए, इनटेंजिबल हो, राइट। इनटेंजिबल कि जो आपको समझ में ही ना आए, आप उसको ना देख सकें, ना फील कर सकें। फ्लीटिंग भी कहते हैं बहुत जल्दी से गुजर जाने वाला, और जो आपको, जैसे हम कहते हैं ना फ्लीटिंग टाइम, तो फ्लीटिंग टाइम क्या होता है कि जो बहुत ही तेज़ी से गुजर गया, पता ही नहीं चला उसका, हमने फील ही नहीं किया उसको। देन वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हैं ऑब्वियस, टैंजिबल, एविडेंट, कि जो चीज़ छुपी हुई, ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल सामने आपके पड़ी हुई है, एविडेंट है, वो ऑपोजिट है, एंटोनिम है ऑफ इलूसिव। सेंटेंस यूजेज देख लो। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम प्रूव टू बी इलूसिव। ठीक है, कि वो समझ में ना आने वाला एक उसका सोल्यूशन था।
Then we have the next, the last word for today in this editorial, discontent. एक आपने लफ्ज़ देखा होगा कंटेंट, राइट? कंटेंट किसको हम कहते हैं? कंटेंट हम कहते हैं मवाद को, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, राइट? सो इसी तरह से आपका कंटेंट बेसिकली एक होता है मवाद के लिए। दूसरा एक और जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट कहते हैं जो बंदा बिल्कुल राज़ी हो, राइट? राज़ी, बिल्कुल खुशबाश हो, कोई उसको कोई परेशानी ना हो, कंटेंट हो अपनी ज़िंदगी से। सो एक कंटेंट होता है, एक कंटेंट होता है। ये डिसकंटेंट जो है ना, ये बेसिकली कंटेंट का ऑपोजिट है, ठीक है? कि जो बंदा बिल्कुल नाखुश हो, राइट? बिल्कुल अफसरदा हो, डिसकंटेंट हो, अनहैप्पीनेस, डिससैटिस्फैक्शन, डिसप्लेजर, ये सारे आर दी synonyms for discontent. And then we have antonyms. तो antonyms इसके क्या हैं? contentment, जैसे मैंने आपको बताया। contentment क्या होती है? वो feeling जो इंसान की, ये meant जो end पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी एक noun है, right? तो ये एक noun है और ये क्या बताता है कि ये basically content होने वाली जो feeling होती है, satisfaction होती है, उसको हम contentment कहते हैं, and happiness. ठीक हो गया? एंड देन वी हैव यूजेज, द पॉलिसी चेंजेस लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है? पॉलिसी चेंजेस जो ही उन्होंने एक बहुत खुले आम जो है एक डिसकंटेंट, एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट आपके एम्प्लॉइज़ के अंदर आ गई। ठीक है? एंड देन यहाँ पे आई मस्ट गिव अ शाउट आउट टू ऑल दीज लवली पीपल जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया। इट्स रियली ग्लैड टू सी कि आप लोग, यू गाइज आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दीज सेशंस, और ये जो मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है, ये दिस इज़ वर्थ वाइल। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुलाम अब्बास, नौशीन, बशीर एंड लव इस्लाम, ऑल ऑफ यू, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि इस पूरे आर्टिकल में यूज़ हुए हैं। सो द फर्स्ट फ्रेज इज़ पॉलिटिकल हीट वेव। तो एक तो हीट वेव होती है ना जो हमारे आजकल आई हुई है हीट वेव, राइट? एक होती है पॉलिटिकल हीट वेव, कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है, उसके लिए भी यू कैन यूज़ दिस फ्रेज पॉलिटिकल हीट वेव, अ पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी। जैसे आजकल आपको नज़र आ रहा होगा ना, इंटेंस किस्म की पॉलिटिकल गुत्ता हुए हैं सारे, और पॉलिटिकल एक्टिविटी, राइट? सो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल हीट वेव। और आज का जो आर्टिकल भी है वो भी एग्जैक्टली इसी चीज़ के ऊपर है, पॉलिटिकल हीट वेव के ऊपर। ठीक है? सेंटेंस के अंदर इसका यूजेज देखते हैं। द अपकमिंग इलेक्शन सीजन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ पॉलिटिकल हीट वेव विद पार्टीज फियर्सली कंपीटिंग फॉर वोट्स, राइट? तो जो अपकमिंग इलेक्शन है वो क्या करेगा? एक पॉलिटिकल हीट वेव लेके आएगा जिसमें सारे ओपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा compete कर रहे होंगे, बहुत सख्ती से, फियर्सली, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द वॉर पाथ। ऑन द वॉर पाथ का क्या मतलब होता है? कि जब आप बहुत ही गुस्से में होते हैं ना, और वो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, तैयार बैठे हुए होते हैं कि बस वो लड़ पड़ें किसी चीज़ पे, उसको हम कहते हैं ऑन द वॉर पाथ, राइट? ये एक फ्रेज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन के लिए जब कोई बंदा बहुत तपा हुआ होता है और बिल्कुल तैयार बैठा हुआ होता है कि बस उसके साथ आके कोई बात करना शुरू करे ताकि वो लड़ पड़े, राइट? सो आफ्टर डिस्कवरिंग द बजट कट्स, द एम्प्लॉइज वर ऑन द वॉर पाथ डिमांडिंग अ मीटिंग विद मैनेजमेंट। के बजट कट्स जब आ गए तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि बस अब जो है ना, अब हमने छोड़ना नहीं है किसी को, अब हम शुरू हो जाएंगे। ठीक है? देन वी हैव द नेक्स्ट फ्रेज, हेटफुल नैरेटिव। ये आप लोग ने बहुत जगह पे देखा होगा। हेटफुल नैरेटिव क्या होता है? बेसिकली वो जिस तरह से हमने प्रोपेगेंडा में ऊपर वो किया ना, सो हेटफुल नैरेटिव इज़ बेसिकली, हेटफुल क्या होता है? नफ़रत आमेज़, राइट? नफ़रत आमेज़। अब ये नफ़रत आमेज़ एक नैरेटिव का क्या मतलब होता है? एक आप एक ख़ास किस्म का एक परसेप्शन बनाते हैं ना कि यार ये इस तरह से हेटफुल नैरेटिव, जिसमें हेट स्पीच भी होती है, जिसमें नफ़रत आमेज़ और भी तरीके होते हैं उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, राइट? सो हेटफुल नैरेटिव, अ स्टोरी और डिस्कोर्स दैट प्रोमोट्स हेट और हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अ पर्सन, किसी बंदे के लिए भी और किसी एक ग्रुप के लिए भी या किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी, तो वो हम क्या कहते हैं उसको? हेटफुल narrative. उसके लिए this phrase is used. The politicians' hateful narrative against immigrants sparked outrage and protests across the city. कि वो जो politician ने एक hateful narrative build किया था against immigrants, जो कि बाहर से लोग आए हुए थे, उसने क्या किया? एक outrage, एक गुस्सा, एक furious एक behavior लोगों के अंदर और protests
अक्रॉस द सिटी को जन्म दिया। अगला हमारे पास था एंड ऑफ इट्स टेदर, राइट। सो एंड ऑफ इट्स टेदर का क्या मतलब होता है कि आप इतने थक जाएं या इतने आप परेशान हो जाएं या इतने अनॉयड हो जाएं, इतने तंग आ जाएं कि आप उसके बारे में आप कहेंगे यार अब मेरी बस हो गई है। सो बेसिकली जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना बस हो जाना, राइट, किसी की बस हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं एंड ऑफ इट्स टेदर, राइट, या एंड ऑफ हर टेदर या जो भी होगा। सो ये प्रोनाउन यूज़ होगा एंड ऑफ समबडीज टेदर। सो आफ्टर वीक्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, वो अक्सर होता है ना एग्जाम से पहले स्लीपलेस नाइट्स का एक साइकिल चलता है, केयरिंग फॉर द न्यू बॉर्न शी वॉज एट द एंड ऑफ हर टेदर, राइट, कि बस उसकी बस हो गई थी। शी हैड इनफ ऑफ दैट ऑफ दो स्लीपलेस नाइट्स। ठीक हो गया, एंड ऑफ हर टेदर। अगला हम देखते हैं डिगिंग डीपर। डिग डीपर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के अंदर जब आप खोदते हैं तो क्या करते हैं, आप कोई चीज़ को तलाश करते हैं। अक्सर आपने वो कार्टून्स में देखा होता है, वो एक कार्टून होता है जो कि एक कैरेक्टर होता है जो कि वो डिग डीप कर रहा होता है और बीच में से नीचे से उसको कोई ट्रेजर मिल जाता है, राइट। सो डिग डीपर टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को तलाश करने के लिए जो आप एक एफर्ट करते हैं उसके लिए यू यूज़ दिस फ्रेज डिगिंग डीपर। आई एम गोइंग टू डिग डीपर इनटू द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी फॉर माय एसे, कि मैंने एसे लिखना है, उसके लिए मैंने इसके अंदर डिग डीप करना है, फिगर आउट करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट वन विच इज़ मेंड फेंसेस। मेंड फेंसेस किसको कहते हैं, आपने देखा होगा फेंस लगे हुए होते हैं घर पे, उसको मेंट करने का क्या मतलब है, आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप, अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स को बहाल करना, रिलेशनशिप को बहाल करना, अपने ताल्लुकात को बहाल करना, उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या, मेंड फेंसेस, ताल्लुकात बहाल करना, राइट। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी किसको कहते हैं, राइवल से निकला हुआ दुश्मनी। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी the two neighboring countries decided it was time to mend fences and work towards peace, right, mend fences। and then we have certain phrasal verbs। go after का मतलब क्या होता है, chase करना किसी को, right, किसी के पीछे जाना, to pursue or try to catch someone or something। the detective decided to go after the suspect, जो जिसके ऊपर शक था उनको, उनके पीछे उन्होंने कोशिश की कि उसको परसू करें, उसको पकड़ें, उसको अरेस्ट करें, हु हैड फ्लेड द सीन, जो कि फरार हो चुका हुआ था। एंड देन वी हैव अनदर वन, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट आपका क्या यूज़ होता है, ये होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को ऐसा एक वो देना कि वो काम हो जाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना, ब्रिंग अबाउट, टू कॉज समथिंग टू हैपन। इसके साथ आप लोग कुछ और भी वो नोट डाउन कर लो, फ्रेजेस होती हैं। एक होता है पुट इन फोर्स, राइट, पुट इन फोर्स। पुट इन फोर्स भी इसी को कहते हैं, किसी चीज़ को एक्शन में लेके आना। पुट इन टू इफेक्ट, ये भी नोट कर लो अपने पास, पुट इन टू इफेक्ट का भी यही मतलब होता है, पुट इन टू, व्हेन यू पुट इन टू इफेक्ट समथिंग। एंड देन यू हैव गिव राइज टू। गिव राइज टू का भी मतलब मोर और लेस सिमिलर ही होता है कि आप किसी चीज़ के लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर दैट थिंग हैपन्स, राइट। गिव राइज टू, पुट इन टू इफेक्ट, पुट इन फोर्स, ब्रिंग अबाउट, ऑल ऑफ दीज हैव सिमिलर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। ठीक हो गया। अगला हमारे पास आ जाता है फॉल इनटू। फॉल इनटू के दो मतलब होते हैं, राइट। सो फर्स्ट मीनिंग इज कि कोई ऐसा काम करना जो कि आप अचानक से, कोई आपने प्लान नहीं किया हुआ था, बट यू फेल इनटू दैट, राइट। आपने प्लान नहीं किया हुआ था कि आप लेट्स से क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, लेकिन वन डे यू फेल इनटू क्रिएटिव राइटिंग, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपने वहाँ से शुरू किया और नाउ यूर अ क्रिएटिव राइटर, राइट। सो यहाँ पे ये क्या है, फॉल इनटू, पहला मतलब इसका होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं किया हुआ था बट यू फॉल इनटू दैट। और दूसरा क्या होता है, टू बी कॉट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन, कि जब आप किसी हालत में या किसी सिचुएशन के अंदर आप पकड़े जाते हैं, उसके लिए भी वी यूज़ फॉल इनटू, राइट। जैसे किसी हैबिट में आप वो हो जाते हैं, फंस जाते हैं, राइट। तो जैसे इस जुमले में यूज़ हुआ, शी फेल इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, कि वो उस हैबिट के अंदर, उस आदत के अंदर वो आई और उसको पता भी नहीं चला, राइट। उसने उसके लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ था, कोई बाय चांस एवरीथिंग हैपेंड, उसने रोज़ एक कप शुरू किया एंड देन शी बिकेम एन एडिक्ट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल की रीडिंग के ऊपर। सो द आर्टिकल इज मर्करी राइजिंग।
नाउ मर्करी राइजिंग इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमने एक टर्म देखी थी, पॉलिटिकल हीट वेव, राइट? पॉलिटिकल हीट वेव क्या होता था कि पॉलिटिक्स के अंदर एक गर्मा गर्मी हो जाए। और मर्करी क्या होता है? आपने थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर्स में क्या होता है कि आपका एक रेड कलर की एक लाइन होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो रेड लाइन होती है ना, वो मर्करी होती है, बेसिकली वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे भी मर्करी राइजिंग का भी एग्जैक्टली वही मतलब है कि जब आपके गर्मा गर्मी बढ़ जाए। और ये यहाँ पे बात हो रही है, स्पेसिफिकली इस आर्टिकल के अंदर बात हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, शुड वी एक्सपेक्ट a political heat wave this summer, right? So उसने स्टार्ट किया हुआ है with a question, a rhetorical question, कि वो कह रहा है कि यार क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इस गर्मी के सीज़न में पॉलिटिकल भी एक हीट वेव आएगा? आगे कहता है वो, द क्लाइमेट सीम्स टू बी रादर कंड्यूसिव टू इट, कि ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, वो लगता है कि वो कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव हमने क्या देखा था? फेवरेबल, राइट? कि वो उस काम के लिए लगता है कि बिल्कुल सेट है कि ये हीट वेव बनेगा पॉलिटिकल। द टू लार्जेस्ट पार्टीज़, ये जो सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, आर वंस अगैन ऑन दी वॉर पाथ, राइट? ऑन दी वॉर पाथ, ये भी हमने देखा था कि बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि बस कोई बहाना मिले उनको और बस शुरू हो जाए लड़ाई, राइट? सो द टू लार्जेस्ट पार्टीज़ आर ऑन दी war path with a slew of troubling developments precluding any hopes for the long awaited normalization of political temperatures. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? with a slew of troubling developments, कि ऐसी बहुत सारी developments हो रही हैं जो कि slew of का मतलब था ढेर सारी, a large number of precluding any hopes for, preclude क्या था? कि जो ऐसा एक किसी चीज़ को हिंडर करना, स्टॉप करना, रोकना, प्रिक्लूडिंग, कि ऐसी किसी होप्स का कोई आसरा ही नहीं है हमें। नो होप्स फॉर द लॉन्ग अवेटेड, जो हम लंबे अरसे से जिस नॉर्मलाइजेशन का, पॉलिटिकल टेंशन्स की नॉर्मलाइजेशंस का, पॉलिटिकल टेम्परेचर की नॉर्मलाइजेशन का जो हम होप्स थी, उसको प्रिक्लूड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दीज स्ल्यू, बहुत सारी जो ट्रबलिंग developments हैं। In Lahore, the Chief Minister of Punjab has approved the registration of fresh cases against the PTI leadership. लाहौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो हैं, उन्होंने अप्रूव किया रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश केसेस अगेंस्ट द पीटीआई लीडरशिप, ठीक है? कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके अगेंस्ट नए केसेस की रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल उन्होंने दे दिया। दिस टाइम फॉर बिल्डिंग अ हेटफुल नैरेटिव, हेटफुल नैरेटिव भी हमने देखा था अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस के। वो क्या कहते हैं कि किस चीज़ का अप्रूवल दिया उन्होंने? अप्रूवल दिया केसेस का अगेंस्ट पीटीआई लीडरशिप। दिस टाइम, इस बार किस चीज़ के लिए? बिल्डिंग अ हेटफुल नैरेटिव, वो नफरत आमेज़ नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए अगेंस्ट किसके? स्टेट इंस्टीट्यूशंस के। इट अपीयर्स कि ऐसा लग रहा है कि दैट द PMLN गवर्नमेंट will rely on the odious defamation bill it recently passed in the Punjab Assembly to go after its chief rival. वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है कि PMLN की जो गवर्नमेंट है वो रिलाई करेगी, वो बेसिकली उन चीज़ों पे डिपेंड करेगी ऑन दी ओडियस डेफेमेशन बिल, वो जो एक घिनौना डेफेमेशन बिल है जिसके बारे में इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दी प्रीवियस एडिटोरियल जो कि इसी डेफेमेशन बिल के ऊपर था, तो वो आप फिर लाजमी देख लेना इफ़ यू हैवंट येट watched that video, right? So odious defamation bill के ऊपर it recently passed in the Punjab Assembly to go after its chief rival. और chief rival क्या है? The second largest, जो दूसरी largest political party है in Pakistan, chief rival, right? So उसने बात की थी ना, the two largest political parties. So ये एक ने दूसरे के against. The Provincial Information Minister speaking on the matter explained to the media, Provincial Information Minister speaking on the matter का मतलब क्या होता है? इस मामले के ऊपर उन्होंने जब बात की, explain to the media, explain किया मीडिया को कि that the Punjab Home Department, कि पंजाब होम डिपार्टमेंट जो है had provided information establishing that PTI leaders were spreading mischief inside and outside jail, कि वो जेल के अंदर और बाहर दोनों वो बेसिकली दे वर अप टू समथिंग, वो कुछ करने की कोशिश में थे और वो एक स्प्रेड करना चाह रहे थे, एक हेटफुल नैरेटिव को, एक मिसचीफ को, एक कोई समथिंग वाज
कुकिंग। ठीक हो गया। आगे वो क्या कहते हैं, शी क्लेम्ड, अब ये शी कौन है, ये हैं बेसिकली जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बारे में बात हुई थी, सो उनके बारे में, शी क्लेम्ड दैट दिस पार्टी वाज स्प्रेडिंग हेट एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा, कि वो हेट को स्प्रेड कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, कि एक बहुत ही तरीके से जो प्रोपेगेंडा टू इंसाइट, किस लिए, टू इंसाइट द पीपल। इंसाइट हमने क्या देखा था कि लोगों को इंस्टिगेट करना, लोगों को किसी चीज़ पे आमादा करना, और किस चीज़ पे, यूजुअली हमने कहा था कि नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज़ होता है इंसाइट, राइट, टू इंसाइट द पीपल, डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड इनकलकेट। इनकलकेट भी हमने देखा था कि किसी चीज़ को, किसी क्वालिटी को किसी के अंदर, अपने अंदर, किसी के भी अंदर डालना, उसको हम कहते हैं इनकलकेट हेट्रेड अगेंस्ट इट्स इंस्टीट्यूशंस, कि कंट्री को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए, पीपल, लोगों को इंसाइट करने के लिए, और इनकलकेट हेट्रेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस। वाज दिस एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड भी हमने देखा, क्या ये फोरसीन था, क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड था? अनफॉर्चुनेटली यस, कि ये एंटिसिपेटेड था, लोगों को पता। मीनवाइल इन इस्लामाबाद द पीटीआई हैज़ बीन एंगेज्ड इन अ बिटर कन्फ्रंटेशन विद द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या कहता है कि मीनवाइल, इस ही दौरान, इन इस्लामाबाद में क्या हुआ, द पीटीआई हैज़ बीन एंगेज्ड इन अ बिटर कन्फ्रंटेशन, कि एक बिटर कन्फ्रंटेशन, गुत्तम गुत्ता होना, कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंटेशन विद किसके साथ, दी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, उनका वो हुआ, आमना सामना हुआ, बिटर थोड़ा सा अच्छे उसमें नहीं, एक बुरे टर्म्स पे, विच दिस वीक raised part of the party's central secretariat and later sealed the building under an anti-encroachment drive after issuing several warnings। कि काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने क्या किया, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उन्होंने ये किया कि उन्होंने पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और लेटर सील्ड द बिल्डिंग, और बाद में उसको, पहले उसको गिराया और फिर उस बिल्डिंग को सील कर दिया अंडर एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, राइट। एंटी कहते हैं खिलाफ, तजावुज़ात के खिलाफ जो ड्राइव चल रही थी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उन्होंने वो काम कर दिया। 26 इंडिविजुअल्स, 26 लोग, इंडिविजुअल्स कहते हैं लोग को, 26 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग अ पीटीआई लीडर वर सब्सीक्वेंटली बुक्ड बाय इस्लामाबाद। बुक्ड का क्या मतलब होता है, किसी को बुक कर, किसी को वो कर लेना, किसी के खिलाफ केस दायर कर लेना। बुक्ड बाय इस्लामाबाद पुलिस ऑन वेरियस चार्जेस इंक्लूडिंग, कौन कौन से चार्जेस, टेररिज्म, एलिजिडली फॉर वायलेंटली रेजिस्टिंग द सीडीए ऑपरेशन, राइट, कि टेररिज्म का उनके ऊपर केस लगाया, और एलिजिडली फॉर वायलेंटली रेजिस्टिंग द सीडीए ऑपरेशन। अंडरस्टैंडेबली द पार्टी इज इंसेंस्ड। अब ये किस पार्टी के बारे में बात कर रही है, ये बात कर रही है पीटीआई के बारे में, राइट। सो द पार्टी इज इंसेंस्ड, आग बगोला होना, राइट, इंसेंस्ड बाय इट्स रिलेंटलेस विक्टिमाइजेशन। रिलेंटलेस किसको कहते हैं, बारहा, राइट, ना रुकने वाला, रिलेंटलेस विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन किससे निकला है, विक्टिम से। विक्टिम क्या होता है, जो कि किसी भी चीज़ का जो अफेक्टीज होते हैं, राइट। सो विक्टिमाइजेशन, डिसअपॉइंटिंगली इट हैज़ येट टू शो एनी रिमोर्स for its own culpability in similar targeting of its opponents in the past। अब ये क्या कह रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो आग बगोला हुई है पार्टी by the relentless victimization, disappointingly it has yet to show any remorse। कि अभी बाकी है कि हम देखें या वो अपनी तरफ से दिखाएं हमें कोई भी रिमोर्स, कोई भी गिल्ट फॉर इट्स ओन कल्पेबिलिटी, उनका अपना जो कसूर था, उनका अपना जो उनका वो था, जो गलती थी वो क्या थी, इन सिमिलर टारगेटिंग, इसी तरीके से इन्होंने टारगेट किया था ऑफ किसको, ऑफ इट्स ओपोनेंट्स इन द पास्ट। अपने जो ओपोनेंट्स थे पास्ट के अंदर, उन्होंने, इस पार्टी ने वही किया था जिसके लिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बारे में अपना रिग्रेट या अपनी गिल्ट को एक्सप्रेस भी नहीं किया अभी तक। And then the next part is it has also seemed unwilling to mend fences with its opponents। Mend fences, अपने ताल्लुकात को बहाल करना, कि ऐसा भी लगता है
कि वो अनविलिंग है, कि वो नहीं चाहते कि वो अपने रिलेशनशिप्स को बहाल करें विद इट्स ओपोनेंट्स, हैविंग सेट स्ट्रिक्ट प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस क्या होती हैं कि आप शराइत रखते हैं, हैविंग सेट स्ट्रिक्ट प्री कंडीशंस फॉर एनी नेगोशिएशन, किसी भी नेगोशिएशन बातचीत के लिए उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी कंडीशंस रख दी हैं दैट आर अनलाइकली टू बी एक्सेप्टेड इन दी करंट सिचुएशन, कि जो करंट हालात हैं उसके अंदर वो उन्होंने ऐसी प्री कंडीशंस, ऐसी रिक्वायरमेंट सेट की हुई हैं कि उससे लग नहीं रहा कि वो कोई ताल्लुकात बहाल भी हो सकेंगे। इट सीम्स इन नो हरी टू सी मैटर्स रिजॉल्व्ड and appears to be hoping that the crisis engulfing the government will eventually bring about its downfall. Right? अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये in no hurry to see matters resolved, कि कोई किसी को कोई जल्दी नहीं है कि ये जो मामलात हैं उसको रिजॉल्व करें, and appears, और ऐसा भी लगता है to be hoping that the crises, ये प्लूरल यूज़ हुआ है क्राइसिस का, राइट? क्राइसिस, एक क्राइसिस तो नहीं है ना, मुल्क में तो तरह तरह के क्राइसिस चल रहे हैं। सो टू बी होपिंग दैट द क्राइसिस इनगल्फिंग द गवर्नमेंट, कि ये जो इतनी गवर्नमेंट को इतने ढेर सारे जो क्राइसिस के अंदर फंसी हुई है, इनगल्फ हुई हुई है। इनगल्फ का मतलब है कि बिल्कुल उसको घेर के रखा हुआ है, बिल्कुल उसको समेटा हुआ है इन क्राइसिस ने। द गवर्नमेंट विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट इट्स डाउनफॉल, कि गवर्नमेंट आखिर में उनके पास कोई भी वो नहीं बचेगा और वो अपना डाउनफॉल ही उनका आ जाएगा। दीज आर ऑल वरिंग रिमाइंडर्स, ये बहुत ही परेशान कुन रिमाइंडर है हम सबके, दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अ प्री रिक्विजिट फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ना वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक प्री रिक्विजिट है, उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, डेस्परेटली सॉट बाय द इन्फ्लेशन वेरी सिटीजनरी, राइट? वो क्या कहता है कि ये सारे जो हैं ये वरिंग रिमाइंडर्स हैं फॉर दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि एक प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इन्फ्लेशन वेरी, जो कि बिल्कुल ही महंगाई से जो थके हारे हुए जो सिटीजनरी है, जो पब्लिक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, अब आगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो दो कॉमास लगे हुए हैं ये क्या है, ये हमें बता रहे थे, ये बेसिकली मॉडिफाई कर रहे थे, ये हमें बेसिकली बता रहे थे इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल। इसका आगे जो वर्ब है वो आगे आ रहा है, रिमेन्स। दीज आर ऑल वरिंग रिमाइंडर्स दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिमेन्स, अब यहाँ से पढ़ो, रिमेन्स एज एलूसिव एज एवर, राइट? कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी यूँ लगता है कि चाहे जो मर्जी उसकी इंपॉर्टेंस है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारे जो आवाम के लिए जो बहुत ही महंगाई तले दब गए हैं, फिर भी इट रिमेन्स एज एलूसिव एज एवर, कि हमेशा की तरह। एलूसिव क्या था, जो कि डिफ़िकल्ट टू कैच, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, नहीं नज़र आ रहा करीब करीब होता हुआ। With the budget almost upon us and the IMF making it clear it will not consider extending more loans, के बजट आगे बिल्कुल सर पे आ चुका है, अपॉन अस का मतलब है कि बिल्कुल सर पे आ चुका है, एंड दी IMF मेकिंग इट क्लियर, IMF ने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में इट हैज़ मेड इट क्लियर, विल नॉट कंसिडर एक्सटेंडिंग मोर लोन्स, के मज़ीद लोन नहीं दिए जाएंगे। कब तक? टिल इट्स पेनफुल रिक्विजिट्स आर मेट, कि जब तक उनके जो उन्होंने रिक्विजिट्स, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स सेट की हुई हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक कोई एक्सटेंड लोन नहीं किए जाएंगे। द मंथ्स अहेड, ये जो आगे आने वाले महीने, आर लाइकली टू सी सिविल डिसकंटेंट एक्सप्लोड वंस अगेन, कि एक बार फिर से जो सिविल डिसकंटेंट है ना, जो आम आवाम की तरफ से जो एक नाखुशी का इजहार जो करना है इन्होंने, डिसकंटेंट क्या कंटेंट था, खुश होना, सेटिस्फाइड होना, जो सिविल डिसकंटेंट का एक बार फिर से वो उसका उभार चढ़ेगा और वो एक्सप्लोड करेगा, फटेगा वंस अगेन एज समर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जैसे बिजली के बिल जो आने, एंड न्यू टैक्सेशन मेजर्स जो कि IMF ने प्रपोज किए हैं, लैंड ऑन द लार्जली अनसस्पेक्टिंग पब्लिक, कि अभी तो पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है, अभी तो उनके ऊपर बहुत चीज़ें आनी है, राइट? एंड देन वी हैव द लास्ट बिट, द कंट्री सीम्स टू बी एट द एंड ऑफ इट्स टेदर, राइट? एट द एंड ऑफ इट्स टेदर, के उसकी बस हो गई है, राइट? ये मामला कहीं कितने कब से चल रहे हैं, राइट? सो इट इज द कंट्री सीम्स टू बी एट द
एंड ऑफ इट्स टेदर एट सम पॉइंट, किसी वक्त के ऊपर इट्स लीडर्स नीड टू आस्क देमसेल्व्स, लीडर्स को ये पूछना पड़ेगा, अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फाइटिंग इफ एशेस आर ऑल दैट विल बी लेफ्ट टू रूल, राइट? के व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, ये हम किस तरह की ये एक्सप्रेशन हम कब यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फाइटिंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टडीइंग, राइट? कि क्या फ़ायदा है इसका, राइट? क्या फ़ायदा है इस लड़ाई लड़ने का? इफ़ एशेस, एशेस किसको कहते हैं? बिल्कुल राख, कि अगर एशेस को ही आर ऑल दैट विल बी लेफ्ट टू रूल ओवर, कि अगर हमने एशेस के ऊपर, राख के ऊपर ही अगर हमने रूल करने के लिए फ़ाइट करना है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट आफ्टर दे आर डन, right? Each of them is equally responsible for the deep pit Pakistan seems to have fallen into, कि वो सारे के सारे जो है, each of them, ये उन लीडर्स की बात कर रहा है कि ये जो यहाँ पे लीडर्स की बात हुई थी कि each of them, उन सब में से एक एक जो है इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इक्वली सबकी एक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डीप पिट, ये जो इतना गहरा कुआं इन्होंने खोद दिया है, इतना गहरा गड़ा इन्होंने खोद दिया है, पाकिस्तान सीम्स टू हैव फॉलन इनटू, कि जिसके अंदर पाकिस्तान दब गया है. इट इज़ टाइम दे स्टॉप्ड डिगिंग डीपर एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट इट आउट, कि अभी बस इनको सोच लेना चाहिए, इनको स्टॉप कर लेना चाहिए कि मज़ीद एक दूसरे के लिए ये गड्ढे ना खोदें, और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट इट आउट, कि इस मुल्क को कैसे इसमें से बाहर निकालें, राइट? और यहाँ पे एक ग्रामर के पर्सपेक्टिव से ये एक छोटी सी चीज़ देख लो, इट इज़ टाइम, यू सी, इसके बाद उसने क्या यूज़ किया, दे स्टॉप्ड, पास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है, राइट? ये बाय द वे ये आप लोग के करेक्शंस में भी आ चुका है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ईच ऑफ देम, हाँ राइट. सो एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ईच ऑफ देम, अब ये ईच ऑफ देम क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है, सो हमने क्या वर्ब यूज़ किया हुआ है, सिंगुलर यूज़ किया. ईच ऑफ देम इज कहोगे, ईच ऑफ देम आर नहीं कहोगे, राइट? सो दिस वाज अ बिट ऑफ ग्रामर. एंड देन वी हैव आर्टिकल की समरी. इस समरी को आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल. इसको बाद में एक बार फिर से भी पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ लेने से भी आपको थोड़ा सा मज़ीद भी फ़ायदा होगा, तो इसको एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर. और बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स और ऑन माय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वेर एवर यू कैन, इफ़ यू वांट टू keep on doing this in future as well. So this was it for today. I'll see you guys inshallah in the next session. Bye bye.